नमस्कार। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ सर, आ रही। जी। पिछली बार हम कहाँ थे, कौन से स्लाइड पे थे? याद है? आप जो आपका वो दिखा रहे थे, लेक्चर्स आपने जो दिए हैं ना, उसमें चौथी या ऐसे कुछ स्लाइड पे थे। चबा के खाने की बात पे थे। वो हो गया था आई थिंक। वो हो गया था। सर, ये सब स्लाइड का फोटो आपने भेजा है सर? क्या नहीं बोल रहे नहीं 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 भेजा है, वो भेजने वाले हैं। थे? ओके ओके सर। तो अभी जो लोग चबा के नहीं खाते हैं उसमें क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में हमने पिछली बार बातें की थी। ठीक है। अच्छा। अब आगे की स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि पके हुए भोजन के नुकसान क्या है। तो पकवान, तीनों टाइम पकवान खाना बीमारी की जड़ है। तो पके हुए भोजन क्या नुकसान करते हैं? तो पकवान की परिभाषा क्या है? पकवान की परिभाषा है पकाया हुआ, आग पर पकाया हुआ जो है वही उसका अर्थ है। हम लोग ज्यादातर क्या मानते हैं कि मिठाइया को पकवान कहते हैं। तो पकवान वो नहीं है, पकवान ये है जो पकाया जाता है। अच्छा, उसके जो नुकसान है इसमें लिखा है कि पका हुआ खुराक जल्दी सड़ जाता है जो बीमारी का कारण बनता है। आप अंकुरित मूंग को फ्रिज में रखो, 1 हफ्ते तक आप हर रोज थोड़े थोड़े खा सकते हो। लेकिन यही अंकुरित मूंग को आप कुकर में डालो, सीटी बजाओ, पकाओ, तो क्या हफ्ते के लिए खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हाँ, उसी दिन शाम को बिगड़ जाता है और हमको फेंक देना पड़ता है। तो एक बड़ा नुकसान होता है सड़ जाना। दूसरा, पकाया हुआ भोजन एसिड बनता है। हमारा शरीर शाकाहारी है। शाकाहारी शरीर का खून का पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहना चाहिए। लेकिन आप तीनों टाइम जब पकाया भोजन खाते हो तो वो एसिड बनता जाता है और हमारी खून की पीएच वैल्यू जो अल्कलाइन रहनी चाहिए वो तीनों टाइम पकवान यानी एसिडिक खाने के कारण अल्कलाइन रह नहीं पाता है, एसिडिक बनता जाता है और वो एसिड शरीर में नुकसान करता है। अच्छा, जो लोग चबा चबा के खाते हैं, भले पकवान पकाया हुआ खाते हो, लेकिन चबा के खाने से मुंह की सलाइवा खुराक में मिक्स होती है, खुराक रस बन जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि सलाइवा जो होती है हमारी मुंह की, वो खुद अल्कलाइन होती है। आप भोजन जो खा रहे हो एसिडिक खा रहे हो, तो सलाइवा मिक्स होने से पकाए हुए भोजन में खुराक की एसिडिक प्रकृति कम हो जाती है और शरीर को नुकसान नहीं करता। तो जो लोग चबा चबा के रस करके खाते हैं वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। उसका कारण ये भी है क्योंकि भोजन की प्रकृति, जो पकाया हुआ भोजन एसिड है, वो सलाइवा मिक्स होने से वो क्या हो जाता है, उसकी प्रकृति एसिडिक नहीं रहती है तो नुकसान कम हो जाता है। पकाने से पोषक तत्व खुराक के नष्ट हो जाते हैं। हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, पोषक तत्व मिलने चाहिए, रिपेयरिंग का सामान मिलना चाहिए शरीर को, वो कम हो जाता है। तो पकाए हुए भोजन में आपको ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलते। पकाए हुए भोजन
ये नुकसान है। पकाए हुए भोजन के और क्या नुकसान है, ये भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करेगी। तो ज्यादातर हम जो पकाया भोजन खाते हैं वो अनाज ज्यादा खाते हैं। अनाज वजन में भारी होता है, और भारी भोजन, वजनदार भोजन का जो मल बचता है, वो मल वजन के कारण, हाई डेंसिटी के कारण लंबे समय के बाहर शरीर से बाहर निकलता है। यानी भारी खुराक का मल भारी होता है, वजनदार होता है, और वो ज्यादा देर, ज्यादा घंटे हमारी आंतों में रुकता है। और जितना ज्यादा समय आंतों में रुकता है उतना उसका ज्यादा सड़न हो जाता है। तो भारी खुराक, पकाया हुआ खुराक ज्यादा हमारे शरीर में लंबे समय तक रुक जाता है। अब उसकी साइड इफेक्ट देखो आप। यहाँ आप चित्र में देखो, ऐसा चित्र आपने गांव में देखा होगा, जो गाय भैंस पालती होती है बहनें। ये गाय भैंस पालने वाली बहनें हर रोज गोबर इकट्ठा करती है और माथे पे रखती है, खड्डे में डालने जाती है। तो ये गोबर इकट्ठा करने वाली बहनें क्या गोबर इकट्ठा करने के लिए हाथ में ग्लोव्स पहनती है? ग्लोव्स नहीं पहनती है, खुले हाथ पकड़ती है, तगारा भरती है, माथे पे रखती है और गड्ढे में डालने जाती है। ये गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करने वाली बहन को आप बोलो कि ये गाय भैंस का छोड़ो, ये रोड पे रहने वाले झोपड़पट्टी वालों की पोटी इकट्ठा करनी है, करेगी क्या? नहीं करेगी न। अच्छा, पराये लोगों की तो नहीं करेगी, अपने फैमिली वालों की नहीं करेगी, खुद की नहीं करेगी। क्यों? गंदा होता है। अच्छा, गाय भैंस का गोबर हाथ में पकड़ने का, माथे पे रखने के लिए रही तैयार, राजी, अपना खुद का गोबर देखने के लिए राजी नहीं है। क्यों ऐसा? बस ये बात समझनी है। अच्छा, गांव की जो गाय भैंस होती है उसका गोबर तो ऐसा आकार वाला, हाथ में पकड़ने लायक होता है, गंदा नहीं होता है। अच्छा, शहर में घूमने वाली गायों का गोबर देखा है आपने? आकार ही नहीं होगा, रबड़ी, बास मारता, गंदा गोबरा। क्यों ऐसा? बस ये बात आपको समझनी है। गांव वाली गाय भैंस क्या खाती है? हरा या सूखा घास खाती है, बिना पकाया खाती है, कच्चा खाती है। इसीलिए गाय भैंस, गांव का गाय भैंस का गोबर हाथ में पकड़ने जैसा होता है, गंदा नहीं होता है, बदबूदार नहीं होता है। इसीलिए गाय भैंस पालने वाली बहनें हर रोज अपने खुले हाथों से गोबर इकट्ठा कर सकती है। शहर में रहने वाली गाय क्या खाती है? मनुष्य जो खाता है, खाते हुए बचता है, वो सारा गाय को खिलाता है। आपने दाल चावल खाया, बच गया तो गाय को खिलाया। आपने रोटी सब्जी खाई, बच गई तो गाय को खिलाई। अब शहर में रहने वाले लोगों के मल में और गाय के गोबर में क्या फर्क है? बस गंदगी ही सारी बीमारी की जड़ है। हमारा मल गंदा होता है, हमारा यूरिन गंदा होता है, हमारा पसीना गंदा होता है। हम हर रोज स्नान करते हैं, साबु घिस घिस के स्नान करते हैं, फिर भी हर रोज दूसरे दिन गंदे और गंदे रह जाते हैं। हर रोज शरीर में से इतनी गंदगी निकलती है कि हर रोज हमको साबु से स्नान करने की जरूरत पड़ती है, हर रोज। और पूरी जीवन में हम इतने साबु घिस डालते हैं
कि वो साबु आप इकट्ठा करो, उसके पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करो, तो सालों पर सालों आप उनका इंटरेस्ट गिनते जाओ, तो 60 साल के बाद आपको पेंशन लेने की जरूरत न पड़े, इतनी आपकी बैंक डिपॉजिट हो जाए। उतने पैसे हम साबु के पीछे घिस डालते हैं, फिर भी शरीर में से बीमारियां नहीं जाती है। तो ये गंदगी। अच्छा, ये गर्मी की मौसम अभी चालू हो चुकी है। कई लोग सुबह में स्नान करके नहा धो के सूट बूट पहन के स्प्रे ब्रे करके बॉडी स्प्रे लगा के ऑफिस जाते हैं, बूट मोजा पहन के पूरे दिन काम करते हैं ऑफिस में। और शाम को जब घर आते हैं, बूट निकाल के घर में घुसते हैं, तो रूम का वातावरण बिगड़ जाता है। उसके पैरों में लगे हुए जो सॉक्स है, मोजे हो, वो इतने बदबूदार हो जाते हैं कि रूम का वातावरण गंदा हो जाता है। रूम की खिड़कियां खोल देनी पड़ती है। तो ये गंदगी कहाँ से आती है? आप जो तीनों टाइम खाते हो पकाया, वही गंदगी करता है। हमारे शरीर में तीनों टाइम पकाया भोजन जाता है, शरीर में जाके सड़ जाता है। सड़ा हुआ भोजन मल के रूप में, यूरिन के रूप में, पसीने के रूप में निकलता रहता है। बीमारी की जड़ यही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। लोगों को ये पता नहीं चलता है कि हमारे शरीर में इतनी गंदगी क्यों होती है, पसीना इतना क्यों बदबूदार होता है। अच्छा, ये गाय भैंस घोड़े बकरे गिट्टा बकरा बंदर को क्या हर रोज साबु घिस के स्नान कराना पड़ता है क्या? ये बारिश में स्नान करते हैं पूरी साल में, उनको नहीं साबु घिस के स्नान कराना पड़ता है। फिर भी आप देखो, नहीं कभी जुकाम होता है, नहीं बुखार आता है, नहीं डायबिटीज होती है, नहीं बीपी होती है, नहीं अटैक आता है, नहीं घुटन घिस जाते हैं। उन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती है। मनुष्य को इतना सारा करने के बाद भी बीमार बीमार बीमार, हॉस्पिटल कम पड़ रही है, डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। इसके पीछे एक ही वजह है, तीनों टाइम पकाया खाना। मनुष्य बीमार नहीं है तो एक बार पकाया खाए चलेगा, लेकिन 3 बार पकाया खाएगा तो आज नहीं तो कल फंसेगा फंसेगा फंसेगा। तो ये बीमारी की बहुत बड़ी जड़ है। यही कारण है जो लोगों की जीवन में दुख लेके आता है। आप बीमार नहीं हो तो एक बार पकाया खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीमारी आ जाती है तो एक बार पकाया भोजन भी छोड़ देना चाहिए। हाँ, उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये स्लाइड आप दिखा के लोगों को इतनी बातें बता सकते हो, क्योंकि आपको सामने वाले व्यक्ति को उसके माइंड में आप जो कहना चाहते हो उसके गले में उतर जाना चाहिए। सीधी सरल भाषा में आप बताओगे ना, तब उनको पता चलेगा। इसके अलावा पता चलने वाला नहीं है। तो ये सब स्लाइड के ऊपर, हाँ, क्या क्या इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में ये स्लाइड पूछी जाएगी, ओरल एग्जाम में आपको बोला जाएगा कि ये स्लाइड देख के अब आप थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर टॉपिक बोलो आप। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देके सामने वाले को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बनना है। क्योंकि हमारी ये लकुलिश योग यूनिवर्सिटी की पहली बैच है। हाँ, जब यूनिवर्सिटी से आप कोर्स खत्म करोगे, तो जब सरकार के ध्यान पे हमारा कोर्स आएगा, तो सरकार जब डिमांड करेगी तो आप लोगों के लिए बहुत चांस रहने वाले हैं। लेक्चर्स के तौर पे आपकी डिमांड आएगी। और हम भी ऐसे प्रयत्न में हैं कि CSR फंडिंग करने वाले जितने भी NGO है, कंपनियां है,
उन लोगों को संपर्क करके यूनिवर्सिटी की ओर से पब्लिक में अवेयरनेस करने के लिए, आप लोग एक्सपर्ट की तौर पे पब्लिक में जाइए, सोसाइटियों में लोगों को इकट्ठा करो और लोगों को ये सारा नॉलेज दिया करो, और वो काम करने के सामने आपको मेहनताना मिलेगा। तो हम ये सब करने वाले हैं, क्योंकि मैं अकेला तो कहाँ पहुंचूंगा। हाँ, आप सब लोगों को एक्सपर्ट बन के पब्लिक में जाके सारी बातें बतानी पड़ेगी। और एक बार इसका चालू हो जाएगा, लोगों को अच्छे लगेगा ये बातें, तो हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे। और जब सरकार इसको हाथ में पकड़ लेगी ये बात को, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़े चांस आने वाले हैं। और साथ साथ में कॉलेज में पढ़ने वाली जितनी भी कॉलेज है, सब जगह डिमांड आएगी, क्योंकि एक बार जो अच्छी बात लोगों के ध्यान में आ जाती है, तब उसकी स्वीकृति बहुत झड़प से होने लगती है। तो आप लोग, जैसे मैं आपको पूरी पुस्तक के बारे में नहीं बोलना है, लेकिन हमारी जो 1.5-2 घंटे का लेक्चर होता है सेमिनार के, तो इसमें जो स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर से आपको एग्जाम्पल देना सीख लेना है। अच्छा, जो लोग चबा के नहीं खाते हैं, तो चबा के नहीं खाने से दूसरे और क्या नुकसान है, तो ये भी आप समझो। मान लो जो व्यक्ति ने चबा के नहीं खाया, तो उन्होंने चबा चबा के नहीं खाया भोजन, तो क्या होगा, ज्यादा भोजन उसके जठर में जाएगा। चबा के खाएगा तो मुंह की सलाइवा के साथ जाएगा। अच्छा, सलाइवा के साथ भोजन जाएगा तो उसका आधा स्टमक सलाइवा से भरेगा, आधा खुराक से भर जाएगा, फिर उसको संतोष हो जाएगा। लेकिन जो लोग चबा के नहीं खाते हैं, वो उनके केस में क्या होगा कि वो स्टमक में सलाइवा नहीं जा रही है, तो वो भोजन से अपना स्टमक भर देगा, यानी ज्यादा भोजन खा जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगा। अब ज्यादा भोजन स्टमक में जाएगा, स्टमक से ज्यादा भोजन छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से डाइजेस्ट होके ज्यादा भोजन खून में जाएगा। अब ज्यादा भोजन खून में गया, लेकिन वो मेहनत करके वो खाया हुआ भोजन खर्च नहीं करता हो व्यक्ति, तो उनके खून में गया था खुराक, मेहनत नहीं करता है, तो वो खुराक खून में घूमता रहता है और बाद में बन जाता है कचरा। और वो कचरा खून में बढ़ने के कारण वो खून कचरा वाला बन जाता है, और वो कचरा वाला खून शरीर में घूमता रहता है, और घूमता हुआ खून शरीर के हर एक ऑर्गेन में जाता है। और जो ऑर्गेन में जहां जहां जैसा कचरा इकट्ठा होता है, ऐसी बीमारी होने लगती है। अब देखो, यहाँ मान लो किडनी के अंदर कचरा इकट्ठा होने लगा, तो किडनी में स्टोन बन जाएगा। अच्छा, मान लो इसके लीवर में कचरा हो जाता है इकट्ठा, तो फैटी लीवर बन जाता है। अच्छा, उसके पेंक्रियाज में कचरा इकट्ठा हो जाएगा, तो डायबिटीज हो जाता है। अच्छा, उसके हृदय में कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो हृदय के अंदर नलियों में ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, लकवा पड़ सकता है। और मगज में कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो लोगों के साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो लोग झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, उनके मगज में भी कचरा होता है। तो ये कचरा कहाँ से आया? भोजन से। भोजन से क्यों जा गया? क्योंकि उन्होंने चबा के नहीं खाया, ओवर ईटिंग किया, डाइजेशन नहीं हुआ, मेहनत करके खर्च नहीं किया, तब जाके कचरा बन जाता है। तो ये ओवर ईटिंग, ये भी सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। तो
हमारे शरीर में जो बीमारियां है, जिसका नाम अलग अलग दिया हुआ है, तो ये बीमारी की वजह क्या हुई अल्टीमेट, कि वो ऑर्गेन, जो ऑर्गेन के रिलेटेड बीमारी है, वो ऑर्गेन के अंदर कचरा जमने लगता है, तब जाके वो ऑर्गेन के रिलेटेड बीमारी होती है। आपकी आंतों में मल रुक जाता है तो कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। खून में मान लो ज्यादा कचरा घूमने लगता है तो खून गाढ़ा बन जाता है। हृदय में कचरा आ गया तो ब्लॉकेज हो गया। लीवर में हो गया तो फैटी लीवर हो गया। कोई भी जगह पेंक्रियाज में कचरा हो गया तो इंसुलिन बनना बंद हो गया, तो डायबिटीज हो गई। तो शरीर में जहां जहां कचरा इकट्ठा होता है, मान लो आपने ज्यादा भोजन खा खा करके मेहनत नहीं की तो ओबेसिटी हो जाती है। तो ओबेसिटी क्यों हुई? ज्यादा भोजन शरीर में गया, खर्च नहीं किया, बचा हुआ कचरा ओबेसिटी में कन्वर्ट हो गया। तो अल्टीमेट जितनी भी बीमारियां है, वो बीमारी के पीछे ओवर ईटिंग जिम्मेदार है। और ओवर ईटिंग तभी होती है जब व्यक्ति चबा के नहीं खाता है। चबा चबा के रस करके खाने वाले आपको बीमार मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। और आपको एक काम भी मैं सौंप रहा हूं। जो व्यक्ति अपने सर्कल में ऐसे लोगों का सर्वे करे, ऐसे लोगों को ढूंढे, अपने गांव, समाज, सोसाइटी, इलाके में जहां भी मिल जाए, जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो, ऐसी व्यक्तियों को ढूंढे, और एक भी बीमारी की दवाई नहीं खाते हो ऐसे लोगों को ढूंढे, और वो उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करके रखे। आप लोग जब आपकी एग्जाम हो, तब आप उन लोगों के डेटा हमको दे सकते हो कि भाई हमारे पहचान में एक ये व्यक्ति है जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा, रियल उम्र जो है वो होनी चाहिए, उसके फोटो लेने हैं, उनके आईडी कार्ड लेने हैं जहां उम्र का जिक्र हो, उसका भी एक कॉपी लेनी है, और उनको कोई बीमारी नहीं है, इस टाइप का आपको उनके घर के दूसरे मेंबर की कंसेंट लेनी है, उनके नंबर लेने हैं कि भाई कांटेक्ट नंबर और सब। ऐसे लोगों को आप ढूंढ ढूंढ के उसका डेटा कलेक्ट करके जब आप एग्जाम में आओगे, खास करके ओरल में, तो उस टाइम आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके लिए एक ये प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। आपको पता भी चल जाएगा कि जो लोग ज्यादा उम्र वाले हैं, बीमार नहीं हैं, तो वो क्यों बीमार नहीं है। चबा चबा के खाने की आदत उनमें पहले से होगी। ज्यादातर लोग चबा के खाते मिलेंगे तब जाके उनकी ये स्थिति हुई, बीमारी के बिना वो जी रहे। हाँ, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे कि वो लोग जल्दी खाते होंगे, लेकिन वो ऐसा भोजन नहीं खाते होंगे ज्यादा जिसको चबाने की जरूरत पड़ती हो। ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो आपको उनकी दैनिक दिनचर्या में से ढूंढ निकालना है कि भाई वो भोजन कैसा खाते हैं, चबाने की जरूरत पड़ती है ऐसा खाते हैं तो चबा के खाते हैं, दांत है या नहीं है वो भी आपको उनके इसमें लेना है। तो आपका खुद का सर्वे हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि भाई ऐसे लोग, अच्छा उन लोगों को आपको एक और भी सवाल करना है कि आपको आपके जीवन से संतोष कितना है। मैं कॉन्फिडेंट के साथ आपको कहता हूं कि उम्र वाले लोग बीमार नहीं है, चबा के खाने वाले लोगों को आत्मसंतोष भी ज्यादा मिलेगा।
उनको दुनिया के प्रति कोई फरियाद नहीं मिलेगी आपको। आप उनको सवाल करके पूछ सकते हो कि आपके जीवन में आपको ऐसा कोई है जिसका आपको असंतोष हो, तो वो ऐसे ही जवाब देंगे कि नहीं, मुझे मेरे जीवन से, भले उनके पास पैसे ना हो, मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग के होंगे, लेकिन उनको किसी के प्रति फरियाद नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का टॉपिक हो जाता है। आपको इससे पता चलेगा, क्योंकि चबा के खाने वाले लोग, उनके श्वास धीमी गति से चलते हैं। आप श्वास की भी काउंटिंग करवा सकते हो सकता है तो। उनके श्वासोश्वास धीरे धीरे चलते होंगे। तो उन लोगों को, उनकी आत्मा जो होती है, ये संतोषी जीव होते हैं सब। जीवन में किसी की और उनकी कोई फरियाद नहीं होती है, और खुश, सुखी, खुशी खुशी जीवन बिताते हैं लोग। तो इससे क्या होगा, आपको भी पता चलेगा कि भी ये चीजें कितने जीवन में मायने रखती है। हर व्यक्ति को जीवन में खुशी चाहिए, लेकिन खुशी कैसे आती है? आसानी से खुशी लाने का रास्ता क्या है? लोग ऐसा मानते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा बैंक बैलेंस, वो खुश, उसी को ही सुख मानते हैं, उसी में खुशी मानते हैं, ढूंढते हैं लोग। लेकिन ये नहीं है। जब आप ऐसे लोगों का सर्वे करोगे और आपको ये जब मिलेगा, और वो रिपोर्ट का आप सब रिपोर्ट चेक करके आप कंपैरिजन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि खुशी वही है जहां श्वास स्लो चलते हो, पैशन का गुण हो, धीरज का गुण हो, वहां संतोष होता है, वहां मेडिटेशन होता है, ईश्वर के साथ अनुसंधान भी वही होता है। तब जाके संतोष का स्वभाव बनता है। फिर दुनिया की लोभ, लालच, मोह, माया, इंद्रियों की गुलामी, इस सब से आप छूट सकते हो। तो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, मैं दोबारा आपको बोलूं या ना बोलूं, लेकिन आप ये अपने अपने हिसाब से जितने हो सके, 2, 4, 6, 10, जितने भी हो सके, इतने लोगों का आप सर्वे कीजिए। और ये आप मान लो, मिनिमम आप 5 लोगों का सर्वे करते हो, सब लोग, तो करीब हमारी 65, 70 के आसपास अ, हमारी बैच है। अब 70 लोग 5 लोगों का सर्वे करेंगे तो 350 लोग हो गए। अब 350 लोगों में से मान लो हमें ऐसे 80% से ज्यादा लोग मिल जाते हैं जो बीमार नहीं है, संतोषी जीव है, किसी की ओर फरियाद नहीं है, इंद्रियों की गुलामी में नहीं जीते हैं, आत्मसंतोषी है, तो ये आपका रिसर्च, हाँ, आपका रिसर्च यूनिवर्सिटी सरकार को भेजेगी। तो आप, आपका किया हुआ ये काम दुनिया के लिए आंखें खोलने वाला हो सकता है, और इसमें आपका, हाँ, योगदान दिखेगा। क्योंकि ये डेटा जो होगा, वो डेटा आप लोग तैयार कर रहे हो। तो आप, सर, जी, बहुत मुश्किल है सर कि 80 इयर्स की एज हो और एक भी टेबलेट चालू ना हो। मान बहुत लो 80 वाले नहीं मिल रहे तो 75 तक पहले प्रयत्न करना है, 80 से ज्यादा मिले, मुश्किल नहीं है। सर, एक भी टेबलेट चालू ना हो वो बहुत हाँ हाँ, मुश्किल। बीमारी, आपकी प्रायोरिटी ऐसी रखनी है कि बीमारी न हो। हम्म, ठीक है, मान लो आपको कोई ऐसा नहीं मिल रहा है, लेकिन एक आध बीमारी वाला मिल जाता है, वो हो जाएगा सर। तो इस तरह भी हो सके तब तक आपका प्रयत्न ऐसा रहना चाहिए, ऐसे ढूंढो, मिल जाएंगे। जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए निकलते हो ना, तो ईश्वर आपको साथ जरूर देगा। ठीक है। ओके।
हाँ, ईश्वर सामने से आपको एविडेंस भेजने का प्रयत्न करने लगेगा। आप चालू कर लेना, फिर देखना कहीं कहीं से आपको मिल जाते हैं। हाँ, आपको इतना ही करने का है, आपके जितने भी रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब वहाँ आपके ग्रुप में आपको एक मैसेज छोड़ देना है कि हमें ऐसे लोगों को रिसर्च करना है, ऐसे लोगों के ऊपर। तो आपके पहचान में जहाँ जहाँ हो हमारे नज़दीक में ऐसे लोगों का आप संपर्क नंबर एड्रेस दे दीजिए, हम जाके वहाँ उन लोगों का इंटरव्यू ले लेंगे, उनकी डिटेल डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप करोगे तो आपका नाम, हाँ, पूरी दुनिया की आंखों खोलने में शामिल हो जाएगा। तो आपको मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। भोजन को गर्म करने से और क्या नुकसान होता है? तो ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो ऐसा कह सकता हूं कि 90% हॉस्पिटल है ये स्लाइड के साथ जुड़ी हुई है। 90% बीमारियां इस स्लाइड के साथ जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो कोई भी चीज गर्म करने से उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो चेंज आ जाता है खुराक के, उसका हमको एक एग्जाम्पल समझना है। आप सब लोगों को पता है कि किसी को किडनी में स्टोन होता है तो उसको पालक टमाटर खाने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि टमाटर और पालक में क्षार ज्यादा होता है, नमक ज्यादा होता है, तो वो शरीर में जाके ज्यादा कैल्सिफिकेशन करता है, वो पथरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आपको लोगों को एग्जाम्पल देना है, एक प्रयोग बताना है, उन लोगों को कहना है कि आपको एक प्रयोग करना है। प्रयोग में क्या करना है कि हर रोज 3 ग्लास टमाटर के सूप बनाने हैं। 3 ग्लास सूप बनाने हैं और हर रोज पीने हैं आपको। 6 महीने के लिए आप पियो। तो जो लोग 3 3 ग्लास टमाटर का सूप बना के गरम गरम पिएगे हर रोज, 6 महीने बाद चेक कराएगी अपनी बॉडी, तो उनकी किडनी में नई पथरियां, बड़ी बड़ी पथरियां मिल जाएगी, यानी बन जाएगी। अब एक गरम गरम टमाटर के सूप की जगह जितने टमाटर 3 ग्लास सूप बनाने के लिए जितने टमाटर चाहिए, इतने ही टमाटर बिना गरम किए कच्चे और खट्टे टमाटर खाओ। 6 महीने बाद चेक कराओ, आपकी किडनी में नई पथरी नहीं मिलेगी, लेकिन पहले से कोई पुरानी पथरी है तो वो पिघल गई होगी। अब ऐसा क्यों होता है ये समझना जरूरी है। अच्छा, पथरी कौन बनाता है, टमाटर या टमाटर के अंदर रहा क्षार? क्षार बनाता है सर। के क्षार भीतर बनाता वाला है। क्षार। तो टमाटर कच्चा था तभी भी क्षार था, आपने उसको पकाया तभी भी क्षार था। तो एक क्षार जब गर्म होता है, शरीर में जाता है, ठंडा होता है, तो वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कारण पथरी बनती है। अब सर, कच्चे टमाटर खाते हैं, खट्टे टमाटर खाते हैं, तो कच्चे टमाटर में भी क्षार है, लेकिन खट्टे टमाटर है तो खट्टा, एक तो जो क्षार है टमाटर का वो गर्म नहीं होता है, इसीलिए कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट नहीं होता, पथरी बनती नहीं है। साथ में जो खट्टे टमाटर है उसकी जो खटास होती है वो नेचुरल एसिड हो जाती है, और नेचुरल एसिड पथरी को पिघालने का काम करती है।
तो कच्चे टमाटर खाने से शरीर में नुकसान नहीं होता है, जबकि आप उसको सूप बना के खाते रहते हैं तो उसका नुकसान बढ़ने लगता है। सर उसी अब तरह पालक को भी गर्म करे तो क्षार बन जाता, मीन्स क्षार, पालक हाँ, वो गर्म नहीं कैल्सिफिकेशन कर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो सर। कच्चा खाओगे तो इतना नुकसान नहीं है जितना गर्म करने के खाने से है। अच्छा सर, तो सब भाजियों में क्षार तो है ही ना। हाँ, लेकिन पालक में ज्यादा होता है। तो सर हम ये जो ग्रीन जूस पीते हैं तो वो कच्ची पत्तियां होती है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, भले क्षार हो पर कच्चा हाँ, पी। आप उसको सूप बना के पियोगे ना तो नुकसान है। ओके, कच्चा पीने से नुकसान कच्चे नहीं। नहीं पीने से नुकसान नहीं है। ओ। अब यहाँ आपको दूसरे एग्जाम्पल देने हैं, उसके माइंड में क्लियर हो जाए इसके लिए, क्योंकि यहाँ कैसे क्षार बना वो उसको क्लियर विजुअलाइज नहीं होगा, आपके ऑडियंस को, शिविरार्थी को। तो आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देना है, उन लोगों को बोलना है कि आप जब ठंडी की सीजन होती है तब आप बर्तन में पानी उबालते हो, स्नान करने के लिए पानी गर्म करते हो तपेला में। तो जो बर्तन में आप हर रोज पानी उबालते हो उसकी दीवारों के पे क्षार जमता है कि नहीं जमता है? जमता है। जमता है, हाँ हाँ। जमता है सर। अच्छा, अब ये जो पानी आप उबालते हो हर रोज गर्म करते हो, उसमें आप नमक तो डालते नहीं हो, फिर भी वो दीवारों पे क्षार जमता है। अच्छा, मान लो वही पानी में आप हर रोज 2-2 चम्मच, 4-4 चम्मच नमक डाल के पानी को उबालो, तो ये बर्तन की दीवार पे कितना क्षार जम जाएगा? जी सर। जमेगा ना, ज्यादा जमेगा। अच्छा, पानी, अकेला पानी आप उबालते हो तो भी क्षार जमता है, तो क्षार कहाँ से आया? पानी के अंदर जो टीडीएस है वो गर्म होने से दीवारों के ऊपर कैल्सिफिकेशन करके इसके साथ चिपक जाता है और वो क्षार में कन्वर्ट हो जाता है, पथरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी के अंदर जो क्षार है वो जब गर्म होता है तब जाके कैल्सिफिकेशन होता है, जब तक वो गर्म नहीं होता है तब तक पथरी में कन्वर्ट नहीं होता है। उसका दूसरा आपको एग्जाम्पल देना है, ये तो पानी की बर्तन की बात आ गई। अच्छा, आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो बॉयलर का। कहीं भी कोई फैक्ट्री में बॉयलर है जहां पानी ज्यादा गर्म किया जाता है, तो उसकी जो पाइप होती है पानी निकलने की, इसके अंदर इतना जंग, क्षार जमा हो जाता है कि पाइप चौकअप हो जाती है पूरे पूरी। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पुरुष लोग हो गए, तो उनको पता चल जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा। अच्छा, तीसरा एग्जांपल आप दे सकते हो। आप नॉर्थ गुजरात में, कच्छ में या सौराष्ट्र में जाओ, वहां जमीन में से पानी निकाल के खेडूत खेतों के अंदर जब पियत करता है, इरिगेशन करता है, तो वो जमीन के ऊपर सफेद क्षार के पोपड़े जम जाते हैं। अच्छा, ये पानी जो पियत करते हैं उसमें क्षार होता है, लेकिन वो टीडीएस कितना होता है? 2,000 या 2,500 मैक्सिमम, या 3,000 टीडीएस, इससे ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, आप दरिया किनारे जाते हो, चौपाटी में जाते हो, चौपाटी पे घूमते हो, तो वहां दरिया किनारे चौपाटी पे सैंड होती है, रेती होती है, वहां आप घूमते हो, तो आपने वो चौपाटी के ऊपर रेती के अंदर कहीं अपने क्षार देखा कभी? जो लोग दरिया किनारे गए हैं, आप सब लोग तो गए होगे कोई ना कोई समुद्र के किनारे, तो चौपाटी की रेती पे आपको क्षार नहीं दिखता है। अच्छा, दरिया का पानी कितना टीडीएस का होता है? 10,000 से लेके 20,000 टीडीएस। अब खेतों में 2,000 टीडीएस वाला पानी है, और खेत में जब पियत करते हो तो आपको क्षार दिखाई देता है। और 10,000 टीडीएस वाले दरिया के किनारे पे आप चौपाटी पे घूमते हो तो वहां आपको क्षार के पोपड़े नहीं दिखते हैं। क्यों ऐसा होता है? सर समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है ना, नेचुरल सर, सॉल्ट तो वही, वही होता है। लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा है ना। गर्मी सर, तो सूर्य की ये गर्मी। क्षार के पोपड़े आपको खेत में दिखने चाहिए या चौपाटी पे ज्यादा दिखने चाहिए? चौपाटी सर चौपाटी, वहां पे चौपाटी पे दिखना चाहिए, लेकिन वहां पे सन की हीट से गर्म होता है ना सर सॉल्ट। और जो खेतों में ग्रीन जो होता है नहीं पेड़ नहीं पौधों नहीं की वजह से नहीं ठंडक होती नहीं, है। यहाँ यहाँ खेतों आप में देखो। दिखता है, नहीं, खेतों में दिखता है।
खेतों पानी में में। इसीलिए दिखता है कि खेत का जो पानी जमीन के ऊपर बिछा दिया, अब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो पानी को गर्म करता है, और पानी गर्म होता है तो वो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, टीडीएस, और क्षार के सफेद पोपड़े बन जाते हैं जमीन के ऊपर। भले 2000 टीडीएस का पानी था, लेकिन इसके सामने आप दरिया किनारे जाइए, वहां दरिया में इतना पानी ज्यादा है कि वहां कितनी भी गर्मी पड़े कि वो रेती के ऊपर इतना टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, क्योंकि वहां टेम्परेचर ठंडा रहता है। तो जो क्षार है वो कैल्सिफिकेशन तब बनता है जब गर्म होता है। लेकिन दरिया किनारे दरिया का पानी भी इतना विशाल है कि वो पानी भी 1 डिग्री टेम्परेचर नहीं बढ़ता उसका, इसीलिए वहां आपको कैल्सिफिकेशन नहीं दिखता, ज्यादा टीडीएस होने के बावजूद भी। और खेतों में कम टीडीएस का पानी है, फिर भी आपको वहां क्षार जम दिखता है। अच्छा, आप मटके के अंदर पानी भरते हो, तो मटके के बाहर की साइड के भी आपको क्षार जमा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि स्थिर पानी जहाँ पे रहता है वहां नहीं कैल्सिफिकेशन होता है और नहीं 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 नहीं, जहां गर्म होता है टीडीएस, क्षार गर्म बनता है वही होता है। आप कच्चा टमाटर खाते हो तो गर्म नहीं होता है, तो वो पथरी नहीं बनाता है। लेकिन टमाटर को पका के खाते हो तो वो गर्म हो गया क्षार, इसीलिए वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है शरीर में, तभी जाके वो पथरियां बनती है। तो जब पानी गर्म करते हो तो तपेली के दीवालों पे जमने लगता है क्षार। अब यही गलती हम हर रोज करते हैं, जितना भोजन पकाते हैं इसमें पहले नमक डालते हैं और नमक को गर्म करके खाते हैं। गर्म हुआ नमक शरीर में जाता है, शरीर में जाके वो जमने लगता है, और हमारे शरीर के हर एक टिश्यू सेल से लेके शरीर के हर ऑर्गन में नमक जमने लगता है। किडनी में तो जमता ही है, लेकिन शरीर के सबसे ज्यादा नमक जमता होगा वो ऑर्गन है लीवर। लीवर में सबसे ज्यादा नमक जमता है। अच्छा, पूरी जिंदगी हम नमक खाते रहते हैं गर्म करते हुए कर करके, तो हमारी आंखों में मोतियाबिंद के रूप में भी वो नमक जम जाता है। अच्छा, आपने कभी कोई कुत्ते के मोतिया के ऑपरेशन देखे? कहीं देखा है आपने? आप अपने वीडियो ऑन रखो, पता चले। कुत्ते के मोतिया के ऑपरेशन सुना अहमदाबाद है। में होते हैं। कौन से कुत्ते को करना पड़ता है? जो कुत्ता सेठ के साथ बंगले में रहता हो। सेठ पूरी जिंदगी जो खाता है वो अपने कुत्ते को भी खिलाता है। सेठ को भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ता है, साथ साथ में कुत्ते का भी मोतिया पक जाता है। ये नमक को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। नमक गर्म करके और खाओगे तो तो सर ये वेजिटेबल सूप बनाते हैं जैसे ब्रोकली का सूप, तो फिर ब्रोकली में एक क्षार तो आता ही होगा ना सर। आता ही है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि भाई कोई भी चीज को गर्म करके खाओगे तो नमक जो है वो कैल्सिफिकेशन होगा होगा होगा। ये नमक क्या और नुकसान करता है कि जैसे नमक खून में गया, जब वो कैल्सिफिकेशन होता है तो खून की नलियों में पहले सबसे पहले जमता है, और नहीं सर, मैं क्या नलियों बोल रही हूँ, में। भाजियों के प्रमाण में सर वेजिटेबल में एक क्षार तो होता ही है ना सर, कम होता है हाँ, सब तब। जगह है क्षार, सब पानी में भी तो है ना। हाँ। आप पानी पी रहे हो, इसमें भी टीडीएस तो है, मीन्स भोजन में बराबर। भी है। नमक को गर्म खाने से शरीर में जाके उसका नुकसान ही है। तो नमक सर का कभी कहने गर्म का करके मतलब है नहीं खाना चाहिए। कि गर्म नहीं करनी है चीजें, जितनी हो सके अगर कच्ची खाएं तो वो अच्छा है। जैसे ही गर्म करोगे तो वो असर जिन लोगों के સર આમાં એક ઓપ્શન લઈ શકાય સર આમાં એક ઓપ્શન લઈ શકાય કે ગમે સપોઝ કે સૂપ છે તો આપણે સેજ ઠંડો કરીને પછી ઉપર મીઠું નાખીને પીએ તો ચાલે ને. हाँ, आप ठंडा करो और खाने के टाइम ऊपर से नमक डालो, હા હા તો અસર ઓછી થાય ને, तो उसकी ગેસિફિકેશન इफेक्ट ઓછું થાય. होगी। अच्छा, ज्यादातर लोगों को ये बताया जाता है और सबके माइंड में ये घुस गया है, नमक ऊपर से नहीं लेना चाहिए।
जब तक आओ फोन फर्स्ट लाइक बाइक टैक्सी और लाइक। जो लोग अपना सर किसी का माइक ऑन है? माइक ऑन रखते हैं वो कृपया अंदर अंदर बात मत करें। तो ये जो बात हमको बताई जाती है कि ऊपर से नमक नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर्स लोगों ने एडवाइस दी है, लेकिन डॉक्टर्स ने ये जो एडवाइस दी है इसके पीछे की वजह क्या थी, वो क्या कहना चाहते थे? वो ये बात कहना चाहते थे कि आपने भोजन बनाने के टाइम नमक ऑलरेडी डाल के रखा है और खाने के टाइम ऊपर से और दूसरा नमक मत डालो, यानी डबल डोज मत करो। वो कहने के लिए उन लोगों ने ये बात बताई, ऊपर से नमक मत डालो, डबल डोज नहीं करने के लिए बता रहे हैं। लेकिन आप भोजन में जब भोजन पकाते हो तब नमक नहीं डालते हो, तो खाने के टाइम ऊपर से नमक आप डाल सकते हो, तो डबल डोज होगा नहीं। अच्छा, भोजन बनाने के टाइम आप डालोगे तो वो गर्म होके जब शरीर में जाएगा तो कैल्सिफिकेशन होने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन आप वही नमक खाने के टाइम डालोगे और ठंडा ही खाओगे तो वो कैल्सिफिकेशन नहीं होगा। सर कैल्सिफिकेशन नो एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है उसका कि नमक क्षार में का कन्वर्ट हो जाना, हार्ड हार्ड हो जाना। हार्ड हो जाना, हाँ, मतलब सॉल्ट। इसमें क्या होता है, मान लो आपने तपेली में पानी को उबाला, तो जब वो टीडीएस, पानी का जो टीडीएस है वो गर्म होने से एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या है, उसके ऊपर आयन आ जाता है। आयन आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन करता है, तो वो तब जो बर्तन जो मेटल है, मेटल के साथ वो रिएक्शन करके इसके साथ चिपकने लगता है, फिर उसके साथ दूसरा चिपकता है, तीसरा एटम चिपकता है, ऐसे करते करते दीवालों के ऊपर क्षार जम जाता है। तो टीडीएस जब एक्टिव होता है तब जाके वो कैल्सिफिकेशन होता है। जब तक गर्म नहीं होता है वो तब तक वो क्षार में कन्वर्ट नहीं होता है। अच्छा, जो लोग खेतों में ड्रिपल लगाते हैं, टपक पद्धति, जहां फुहारे से खेती की जाती है, तो वहां भी ये जो पानी से फुहारे लगते हैं तो वो फुहारे के अंदर पानी जमा पड़ा रहता है। जब वो गर्म होता है तो वो जो फुहारे का जो छिद्र है उसके अंदर ये नमक जम जम जाता है, फिर वो फुहारे चक्का जाम हो जाते हैं, फिर स्प्रिंकलिंग अच्छी तरह नहीं होती है। अब खेडूत को पूछोगे तो भी वो बताएगा। ड्रिपर जाम हो जाते हैं, टपक पद्धति के जो ड्रिपर होते हैं वो भी जाम हो जाते हैं। तो जहां जहां नमक गर्म होता है वहीं वहीं कैल्सिफिकेशन होता है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कोई नुकसान होता है तो वो है लीवर। लीवर में इतना नमक जम जाता है कि हमारी लीवर की चार्जिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। हाँ, लीवर की स्टोरेज करने की कैपेसिटी, विटामिन्स को स्टोर करने की कैपेसिटी, शरीर के जरूरी केमिकल का प्रोसेसिंग करने की जो कैपेसिटी है वो सारा डैमेज हो जाता है और शरीर में बीमारियां वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जो लोग बीमार है उनके लीवर खराब होते हैं, लेकिन कभी एलोपैथी वाले लीवर की जांच करने के लिए कहते नहीं है। और हमने आपको लीवर क्लिंजिंग के बारे में जो बात बताई थी, वो लीवर क्लिंजिंग करके ये लीवर में जमा हुआ क्षार आप निकाल सकते हो। तो क्षार हमारे मोतियाबिंद से लेके हमारी खून की नलियों को हार्ड करता है, बीपी की समस्या आती है, पैंक्रियाज में जमा हो जाता है, हार्ट में हो जाता है, हमारी आंखों में जमा हो जाता है, आपके पैर के तलवों में भी जम जाता है। जब आप एक्यूप्रेशर वाली प्लेट के ऊपर आप वॉकिंग करते हो तो आपके पैर के तलवों में जो नमक जमा पड़ा है वो ब्रेक होता है और आपकी पैर के तलवों में जो ऑर्गन के जो पॉइंट होते हैं वो फिर खुले हो जाते हैं, फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर आपकी शरीर की समस्या में काफी राहत हो जाती है।
आप लोगों को शायद पता हो या ना हो। मैं आपको यहाँ एक बताऊं। स्टोन थेरापी प्लेट अपने इसमें आया होगा। પેલું પરસાનાની આવે છે એ જ ને हाँ, मैं यहाँ પરસાના आपको दिखाऊँ ये। देखो, आपको मैं शेयर करता हूँ इसको। ये आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये बीच वाली, ये उसके ऊपर पत्थर जैसे आकार है। ये प्लेट बहुत अद्भुत काम करती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो नमक जाता है, अब नमक वजन वाला होता है या हल्का? वजन वाला होता है, हल्का होता है? कैल्सिफिकेशन होके तो वजन वाला हो जाता है ना नहीं सर। नहीं, ऐसे भी वजन वाला ही होता है। ऐसे भी वजन उसका वजन ही होता होता है। है, उसकी डेंसिटी हाई होती है। अब वजन के कारण हमारे खून में जब जाता है, तो हम जब खड़ी पोजीशन में होते हैं, तो खून में जो नमक होता है, वो वजन के कारण हमारी पैरों के तलवों में सबसे ज्यादा, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींचती रहती है। और हमारी आदत क्या है, जूते पहन के घूमने की। तो हमारे पैर के तलवों में सबसे ज्यादा नमक जमा होने लगता है। अब आप ये स्टोन थेरापी वाली प्लेट के ऊपर आप घूमते हो, वॉकिंग करते हो, तो वो आपके पैर के तलवों में जो जमा हुआ, जो क्षार का जो लेयर हो चुका है, उसको ब्रेक करता है, क्योंकि वो सॉलिड हो गया है। तो सॉलिड होने से आपकी जो तलवों के नीचे जो ऑर्गेन के जो पॉइंट होते हैं, वो सारे जम जाते हैं। फिर उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। फिर आप इसके ऊपर चलते हो, उसको तोड़ते हो नमक को, तो वो वापिस एक्टिव हो जाते हैं पॉइंट, और फिर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आप ये स्टोन थेरापी प्लेट जो है ना, परसाना वाली, उसके ऊपर हमने देखा है कि आप मान लो आगे झुक रहे हो, और आगे झुकने से आपके हाथ नीचे पैर तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी आपकी स्थिति है, कमर से आप इतना नहीं झुक पाते हो। लेकिन जब ये थेरापी प्लेट के ऊपर आप 5 मिनट वॉकिंग करते हो, फिर आप झुकोगे ना आगे, तो आपके हाथ नीचे पैर तक पहुंच जाते हैं। 5 ही मिनट में रिजल्ट आपको दिखाई देता है। क्या हुआ? तो आपने जब वो पैर, आपके पैर वो प्लेट के ऊपर चलते हैं, तो पत्थर वाले जो आकार है, वो आपके जो तलवे की चमड़ी है इसके अंदर, वो जमा हुआ क्षार को तोड़ता है, और वो खून में घूमने लगता है। फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो नमक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नमक गरम सर करके तो खाना ही नहीं है। खाना है तो ऊपर सर से ये डाल के खाना है। लेकिन ऊपर से डाल के खाने में दिक्कत क्या आती है? मान लो आपने खिचड़ी बनाई है, और आप ऊपर से नमक डालते हो, और मिक्स करके खाने बैठोगे, तो आपको एक चम्मच में खारा आएगा, और दूसरे चम्मच में बिना नमक वाली खिचड़ी आएगी। ये समस्या रहती है। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, आपको सीधा नमक नहीं डालना है खिचड़ी में। आपको जितना नमक डालना हो, उतना पानी लेना है पहले, उसमें नमक को गुला देना है, मिक्स कर लेना है। पानी नमक वाला हो जाए, फिर वही पानी खिचड़ी में डाल के मिक्स करके फिर आपको खाना है। तब जाके आपको इक्वल सब जगह सारी खिचड़ी में नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। आप सीधा डाल के खाने जाओगे तो फिर आ, एक में ज्यादा आएगा, दूसरे में कम आएगा नमक। ठीक है? तो सर ये जो प्लेट आपने दिखाई ना अभी, हाँ ये सैराजम में भी यूज होती है, जो रीढ़ की हड्डी पे सैराजम करते हैं हाँ ना। हाँ हाँ, ये बहुत लावा, जगह हाँ ये इस्तेमाल होती है। हाँ तो ज्वालामुखी का वो जो सब लावा होता है ना, उससे बनी होती है सर ये। किससे? क्या?
ज्वालामुखी का जो लावा होता है ना, वॉल्केनो का जो लावा होता है हाँ उससे हाँ। बनती है ये हाँ। प्लेट। नहीं नहीं, अब हाँ ये प्लास्टिक की हो, लकड़ी की हो, कुछ भी हो, आकार उसका इफेक्ट होती है आकार का। हाँ। आकार से क्या होता है, पैर के अंदर जमा हुआ टूटता जाए, सर वो हम्म। का फायदा प्लास्टिक की मिलता है। पॉइंटेड भी आती है ना, पॉइंटेड आती है पॉइंटेड पॉइंट। आती है ना, उसमें इतना फर्क, ज्यादा फायदा नहीं मिलता है जितना इसमें। क्योंकि यहाँ थोड़ा जो ब्रेकिंग करने का जो चांसेस इसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं स्टोन आकार के कारण। वो पॉइंटेड अच्छा, होता है, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ये इफेक्टिव होता है। पॉइंटेड तो वो डायरेक्ट को स्टोन को नहीं तोड़ेगा, पॉइंटेड है तो। नहीं तो, लेकिन वो क्या है, पॉइंटेड में क्या है, नजदीक नजदीक इतने ज्यादा पॉइंट होते हैं कि वो अंदर तक नहीं जाते हैं ज्यादा। और ये नमक, ये जो अच्छा। स्टोन आकार है, इसमें क्या है, दो दो स्टोन के बीच में गैप ज्यादा होने के कारण जब आप उसके ऊपर खड़े रहते हो तो उसका जो पैर के तलवों के चमड़ी के अंदर जो पेनेट्रेशन है ना, वो बड़ी अच्छा। साइज के स्टोन के आकार की बड़ी साइज के कारण और स्पेस ज्यादा होने के कारण इसमें ज्यादा अंदर तक वो टूटता है। वो हमारा एक्सपीरियंस है। तो वो अच्छा। सर छोटे छोटे इसमें से और ज्यादा इफेक्टिव होती है। सर इसमें बहुत और अच्छे इफेक्ट के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, वो कंक्रीट आता है ना सर, जी वो हाँ, कुछ वो भी। घर की किसी हिस्से में कंक्रीट बिछा के ना उस पे हाँ, वो चलते भी हैं कर वो, सकते हो आप, वो भी कर सकते उसके हो। रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं सर। हाँ, एक्चुअली तो हमें जूते पहन के चलना नहीं चाहिए। एक करेक्ट। आप सर खुले पैर चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी हम्म। जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, इसके कारण ये समस्याएं बढ़ रही है। और लेकिन हाँ। हमें इससे बचना है तो नमक को गर्म करके नहीं खाना है। और जो नमक शरीर में गया है, वो कैल्सिफिकेशन जो हो चुका है, उसको तोड़ने का दूसरा रास्ता क्या है, क्या खाना पड़ेगा? खाई खट्टी नींबू, चीजें। खट्टी। खट्टी आप चीजें। सुबह में चाय पीते हो, इसकी जगह नींबू पानी खट्टे फल का जूस पिया करो हर रोज। तो आपके शरीर में जहां जहां नमक जमा पड़ा है, वो सारा पिघल जाएगा। हर रोज खाओ, जमाओ, हर रोज खोलो, तोड़ते रहो। ये भी कर सकते हो कि भाई आप हर फिर रोज तो खट्टा भी खाते रहो, पकाया नमक भी खाते रहो। तो भी सर हर बैलेंस रोज रहेगा। सुबह खट्टा खाएंगे तो एसिडिटी नहीं हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, ना था। एसिडिटी तभी होती है जब आपकी पूरी बॉडी की पीएच वैल्यू एसिडिक होती है। हम्म। आप जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, उन लोगों को एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए रॉ फूड खाए और इसमें भी खट्टे और तीखा छोड़ के खाए, तो एक ही हफ्ते में उसकी पूरी बॉडी की एसिडिटी नॉर्मल अल्कलाइन हो जाएगी, फिर वो खाना लौकी खा का पाए। जूस पीने से सर बहुत जल्दी हाँ, एसिडिटी खत्म लौकी है, होती है। खीरा काकड़ी है, सफेद कद्दू है, वो सब बढ़िया है, अल्कलाइन फूड है सब। सर एक इलाज और है इसका, अगर आप बोले तो मैं बताऊं। जी सर वो जो मूली आती है ना, रेडिश हाँ, बोलते मूली हैं जिसको, मूली आप लोग भी क्या इतनी बोलते हो, अल्कलाइन है। मूली को। हाँ सर, मूली को रात को काट के रख दीजिए जाली वाले किसी बर्तन में, और उसमें से उसमें ऊपर ना सेंधा नमक डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा, और रात भर वो पानी छोड़ के छोड़ देगा। उसके बाद सुबह धोकर अगर उसको 6-7 दिन खाया जाए ना, तो किसी भी तरह का एसिडिटी, किसी भी तरह का एसिड रिफ्लेक्स, वो सब ठीक वो हो जाता है सर उससे। देखो, पानी या मूली? आप प्रोसेस मूली मूली। प्रोसेस ओके। करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, तो हाँ, सीधा भोजन ही अल्कलाइन खा खा लो, बात खा खत्म। लिया जाए। हम्म। हमें आसान रास्ते ढूंढने हैं। और करेक्ट। जो उसके पीछे का साइंस है, वो लोगों को समझाना है। तो इससे क्या है, नॉलेज नॉलेज इज द पावर। आपको कुछ भी काम करना है तो उसका नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज होगा तो सक्सेस रेट बढ़ता है। नॉलेज के बिना तो हम्म। फिर अंधेरे में गोलीबार जैसा हो जाता है। इससे फायदा नहीं मिलता है, तो हमारा सर काम क्या है? मूली तो खुद गर्म नहीं है, तो सर उससे तो एसिडिटी बढ़ेगी नहीं। कौन सा, मूली, लौकी? नहीं लौकी मूली मूली ठंडी है। मूली। नहीं, मूली, मूली का जो मूली फल है ठंडी ना, होती उसकी है। बात है, कंदमूल की बात है। आप पत्ती अच्छा। खाओगे ना तो वो गर्म प्रकृति के है। क्या? मूली की पत्तियां जो होती है वो गर्म प्रकृति है। अच्छा। अच्छा, और मूला खुद वो ठंडा है वो सर? ठंडा है। हाँ, ओके। वो लिवर तो के लिए सबसे बड़ा टॉनिक होता है मूली। जिनका लिवर खराब होता है उनको मूली के तो सलाद और मूली खानी चाहिए। यहाँ यहाँ जॉइंटिस आपको, के लिए बहुत अच्छा होता है मूली। बहुत अच्छा होता है लिवर के लिए, सबसे बेस्ट रेमेडी है वो हाँ, मूली।
यहाँ आपको नमक के नुकसान, इससे कैसे बचे, किस तरह ये होता है, लॉजिक के साथ आपको लोगों को एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब जाके लोगों के माइंड में वो उतरेगा, तब तक वो उतरेगा नहीं। ठीक है। तो बिना एग्जाम्पल बिना लॉजिक कोई भी बात आप बोलने जाओगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ज्यादातर लोग वही बोलेंगे डॉक्टरों ने तो ऊपर से नमक खाने के लिए मना किया है। तो डॉक्टर का मतलब क्या है वो आपको समझाना पड़ेगा, कि भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि भोजन के टाइम डाला हुआ है बनाने के टाइम, तो खाने के टाइम ऊपर से डबल डोज मत करो। और एक दूसरा भी उसके साथ एग्जाम्पल दे देने का, कि लोग गलत मतलब ज्यादा निकाल देते हैं, जो कहने का मतलब है उसको नहीं पकड़ते हैं, दूसरे मतलब को ज्यादा लोग पकड़ते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल ये भी आप लोगों को दे सकते हो, कि गधे के आगे शराब की एक बाल्टी भर के रख दो, गधा शराब नहीं पीता है, तो एक व्यक्ति उसको देख के ये बोलता है कि इसको तो गधा भी नहीं पीता है शराब को, तो हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि ये गधा है इसीलिए नहीं पीता है, हमें तो पीना चाहिए। बात एक ही है, लेकिन उसका मतलब अलग निकालने में मनुष्य माहिर होता है। ठीक है। तो डॉक्टरों ने नमक का डबल डोज करने के लिए न हो जाए इसके लिए बात बताई थी कि ऊपर से मत डालो। तो उसका मतलब हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि ऊपर से खाने के लिए मना किया है डाल के। ठीक है। तो ऐसी आप लॉजिकल बात के साथ आप बोलोगे ना, तो लोगों को उसका समझने में आसानी रहेगी। सर सर जी सैलेड रात को खा सकते हैं? तो हाँ, मना खा करते सकते हैं हो, जैसे कभी भी खा सकते हो, इसमें क्या है। ककड़ी, और ये मना करते हैं रात को ककड़ी नहीं 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 खानी नहीं चाहिए। नहीं। अगर आप चबा के खाते हो तो उसकी तासीर ऐसी सलाइवा के साथ मिक्स होके गर्म हो जाती है। चबा ककड़ी। के खाने वाले को कोई भी भोजन कभी भी शूट होता है। हाँ, एक बात सही है, कोई भी कच्ची चीज आपको खानी है तो वो खाने से पहले आपको भूख और प्यास होनी कंपलसरी है, वो बेसिक नियम है। बिना भूख और बिना प्यास का कोई भी कच्ची चीज आप खाओगे बिना पकाई, तो वो आपको गैस कर सकती है। चाहे नारियल का पानी भी पीता पियो, या आप गन्ने का रस पियो, या कोई भी पानी वाले फल खाओ, आपको भूख प्यास नहीं है तो वो गैस करेगी, ये ध्यान रहे। तो आपको पहले तो ये बात लोगों को समझा देनी है कि कोई भी कच्ची चीज ऐसे खानी नहीं है। इसकी उसको खाने का तभी आपका समय होता है जब आपको भूख और प्यास जोरों की लगी हो, इससे पहले नहीं खाना है। इसीलिए हम सुबह से दोपहर तक पहले उपवास करवाते हैं, फिर हम खाने के लिए, कच्चा खाने के लिए कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी गलती हमारी, वो है ऑयल, तेल। एक ही स्लाइड में दो पॉइंट है, और एक एक पॉइंट के ऊपर आपको इतना लंबा लेक्चर देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो तेल के बारे में हम बात करेंगे। ऑयल, हर एक के घर में सेकी हुई सिंग होती है, जिसको हम खारी सिंग कहते हैं गुजरात में। अब आपको लोगों को बोलना है कि भी खारी सिंग का एक प्रयोग करना है आपको। हर रोज 100 ग्राम सिंग खानी है सेकी हुई, 6 महीने तक आप खाओ, फिर आपकी बॉडी चेक कराओ। आप जैसे उसको खाने की शुरू करोगे, आपको दूसरे तीसरे दिन ही पता चल जाएगा आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ने लगी है। 2 ही दिन में पता चल जाएगा, तीसरे दिन में पता चल जाएगा। और 6 महीने बाद आपकी बॉडी चेक कराओ, आपके खून में फुल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आएगा, आपका बीपी बढ़ा हुआ आया होगा, आपके हृदय में ब्लॉकेज बनने शुरू हो गए होंगे। और मान लो आप 100 100 200 200 ग्राम 2 साल तक खाते हो कंटिन्यू, तो 2 साल में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अब इस सेकी हुई सींग की जगह आप कच्चे सींगदाने लाइए, पूरी रात पानी में भिगो के रखो, और हर रोज आप 100 ग्राम खाओ, 6 महीना कंटिन्यू खाओ। 6 महीने के बाद चेक कराओ, आपकी एसिडिटी बढ़ी नहीं होगी, आपका बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बढ़ा हुआ नहीं होगा,
हार्ट अटैक आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। मान लो आपके हृदय में पहले से पुराने ब्लॉकेज है, तो वो धीरे धीरे कम हो गए होंगे। कौन सी खानी चाहिए, सेकी हुई खानी चाहिए या पानी में भिगोई हुई? भिगोई हुई। भिगोई हुई। मीन्स इससे तो सर कोलेस्ट्रॉल भी डाउन हो जाएगा ना, यही हुआ ना भिगोई हुई से तो। हाँ, भिगोई के फायदे क्यों होते हैं, यहाँ पहले ये समझना है आपको। क्योंकि उसमें तेल पानी में घुला हुआ रहता है। हाँ, ये लॉजिक सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि भी सेकी हुई खाते हो तो ब्लॉकेज होता है, एसिडिटी बनती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अच्छा, कच्ची पूरी रात पानी में भिगोई खाते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा। आपको क्या करना है, उसको एग्जाम्पल में क्या दिखाना है कि आप कच्ची सींग लेते हो, उसको दबाते हो तो तेल निकलता है। ये तेल आप पानी में डालोगे तो तैरेगा या मिक्स हो जाता है? तैरता है। ठीक है। अब ये तैरता हुआ तेल, कच्ची घानी का तेल आप खाओ तो आपके शरीर को खर्च करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप श्रम करोगे तो आपने जो कच्चा तेल खाया है वो खर्च कर लेगा शरीर, शरीर को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप खाने के बाद बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो, कच्ची घानी का तेल, और आपके शरीर में 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है और लंबे समय तक ये तेल शरीर में पड़ा रहेगा, तो भविष्य में वो खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकता है। तो रिस्क तो रहता ही है लंबे समय के बाद। अब यही कच्ची सिंगदाने को आपने रोस्ट किया, यानी सेका, गरम किया, तो तेल गरम हो गया सिंगदाने का। अब ये गरम हुआ तेल आप खाते हैं, आप मेहनत करके पसीना निकालोगे तो भी शरीर ये तेल खर्च कर पाता नहीं है। वो सीधा जाके लीवर में जमेगा, खून की नलियों में जमेगा, ब्लॉकेज बढ़ाएगा, एसिडिटी बढ़ाने लगता है। तो ये सेका हुआ तेल शरीर में जाके मेहनत करने के बावजूद भी शरीर को नुकसान करता है। अच्छा, सींग दाने को आप पूरी रात पानी में रखो। अच्छा, अब आप उसको दबा के नीचो तो क्या तेल निकलेगा या दूध निकलेगा? दूध। दूध निकला। अब तेल कहाँ गया सींग दाने का? दूध में आया। अब ये दूध पानी में डालो, तैरेगा या मिक्स हो जाएगा पानी में? मिक्स। मिक्स हो गया, यानी तेल पानी में घुल गया, यानी वाटर सॉल्युबल हो गया। अब ये तेल आप खाइए। आप 5 डग भी वॉकिंग के लिए नहीं जाते हो, यानी नो एक्सरसाइज, नो कसरत, फिर भी आपके शरीर को इसका नुकसान नहीं होता है। तो जो व्यक्ति, क्योंकि आप ऑडियंस में ये बात बोलोगे कि जिनके घर वाले बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, ऑफिस जाते हैं, कुर्सी में पूरे दिन बैठे रहते हैं, घर आते हैं तो खाना खाने के बाद सोफे में बैठ जाते हैं, टीवी देख के सो जाते हैं, कसरत नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को पानी में तैरने वाला तेल खिलाना नहीं चाहिए। गरम किया हुआ तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। कच्चा तेल भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो खाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो भी शरीर में लंबे समय पे नुकसान करेगा। तो उन लोगों को वाटर सॉल्युबल फैट खिलाना पड़ेगा। अब बाजार में वाटर सॉल्युबल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तेल आपको जो मिलेगा बाजार में वो पानी में तैरने वाला ही मिलेगा, पानी में घुलने वाला तेल मिलेगा ही नहीं। तो आपको वो घर पे ही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? तो मूंगफली के दानों को पूरी रात पानी में भिगो के रखो, अपने आप तेल तैयार हो गया, उसको क्रश करके खिलाओ या तो सीधा चबा चबा के खिलाओ। सर मिनिमम कितना घंटा भिगोनी चाहिए? 12 घंटा। 12 घंटा? हाँ, उसकी साइज फूलनी चाहिए, दाना बड़ा होना हो जाना चाहिए, तब जाके चर्बी वाटर सॉल्युबल बनती है। ओके। हाँ, तो ये एग्जाम्पल के साथ आप पब्लिक को बोलोगे तो उन लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा कि मेरे घर वाले लड़के एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसको ऐसा तेल नहीं खिलाना है जो शरीर में जाके नुकसान करे।
सर, जी। मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाँ। आपने ये जो बताया कि आप भिगो के मूंगफली को खाइए, हाँ। लेकिन कहीं कुछ लोगों को ऐसी समस्या होती है कि ऐसे भिगोए हुए दाने जब वो खाते हैं तो उनको डकारें आने लगती है, तो उसके लिए। डकार डकार आने की वजह उसके जठर और अन्न नली के जॉइंट पे जो वाल्व होता है वो लीक हो जाता है। उसकी जो मसल्स वीक पड़ जाते हैं। उसको जो लॉक करना चाहिए, डकार अंदर जठर का वायु बाहर आने से रोकने का, खुराक को अन्न नली में वापस आने से रोकने के लिए भगवान ने वहां एक छोटा सा वाल्व बनाया हुआ है। ये वाल्व के मसल जब खराब हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तब जाके वो डकारें आ जाती है। तो वो वाल સર की તો એના માટે समस्या है। શું કરી શકાય? वो वाल की समस्या है, भोजन की समस्या नहीं है। સર, ગુજરાતીમાં હા, કહીએ પણ ને કે ઘચરકા આવતા હોય છે ઘણાને हाँ, तो ये આસુકરી, वही तो मैं कहता तो हूँ ना। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता? सॉल्यूशन यही है, उसको मजबूत बना दो। जो मसल खराब हो चुके हैं उसको मजबूत बनाओ। आप हरी पत्तियां खिलाओ, न्यूट्रिशन दे दो, नया खून बना के दे दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी सर। तो यहाँ तेल, अच्छा, जैसे नमक शरीर में जाके सबसे ज्यादा लीवर में जमा होता है, इसी तरह तेल भी शरीर में सबसे ज्यादा जमा होता है लीवर में। ये दोनों लीवर में ही जमते हैं। और लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेन है और सबसे बड़ा है। आपके स्टमक से भी 2 गुना होता है, इतना बड़ा होता है। उसमें इतनी चार्जिंग कैपेसिटी होती है कि आप 9 9 दिन तक बिल्कुल खाओ पियो नहीं तो भी आपके ब्लड का शुगर लेवल कम नहीं होने दे। इतनी स्टोरेज, कैलोरी का स्टोरेज वो लीवर कर सकता है। लेकिन हमारे गलत खान पान के, पकाया नमक, पकाया तेल खाने से लीवर में जम जाता है। फास्टिंग करके हमारे शरीर में से कचरा निकालते नहीं है, लीवर खराब हो जाता है। फिर आप एक दिन उपवास नहीं कर पाते हो, उपवास करते हो तो चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि शुगर लेवल कम हो जाता है। लीवर में से वापस आना चाहिए एनर्जी, वो नहीं आ पाती है। इसीलिए लीवर क्लिंजिंग सब व्यक्तियों के लिए सबसे उत्तम है। क्योंकि लीवर साफ हो जाए तो चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लीवर की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लीवर के अंदर केमिकल प्रोसेसिंग जो होते हैं वो सब बढ़ने लगेंगे। और हमारे शरीर के लिए जितने विटामिन चाहिए, वो एक्सेस विटामिन जितने भी हमारे बॉडी में आंतों से जाते हैं, क्योंकि आंतों में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सब विटामिन बनाते हैं। वो एक्स्ट्रा विटामिन जितने भी जाएंगे वो उसका सारा स्टोरेज भी लीवर में ही होता है। तो लीवर हमारा शरीर का ऐसा अद्भुत ऑर्गन भगवान ने बनाया है कि लीवर को ऐसा कहा जाता है, लीवर कभी वृद्ध नहीं होता। वो कभी, उसकी उम्र बढ़ती नहीं है। वो एवरग्रीन जुवान रहता है। आप छोटे बच्चे का लीवर पकड़ो और 80 साल के बूढ़े का लीवर पकड़ो, दोनों जुआन होते हैं। लीवर कभी वृद्ध नहीं होते हैं। आप आपकी बाल उसको लेबोरेटरी में दे दो, तो लेबोरेटरी वाला वो बाल को चेक करके बता पाएगा कि ये कितने उम्र वाले व्यक्ति के बाल हैं। आप चमड़ी दे दो, चमड़ी की उम्र बता देंगे। आप नाखून दे दो, नाखून की उम्र बता देंगे। लेकिन लीवर की कोई उम्र नहीं होती है। अच्छा, लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है, उसको आप काट दो, आधा काट दो, आधा नया बन जाएगा। जैसे आ, हमारे घर में जो गरोरी होती है ना, गिलोरी, छिपकली। छिपकली। छिपकली, छिपकली, उसकी पूंछ टूट जाती है तो उनकी पूंछ नई बन जाती है। आपके हाथ कट जाएंगे तो क्या हाथ नए बन पाएंगे? उंगली कट जाएगी तो क्या नई उंगली आती है? नहीं आएगी। लेकिन हमारा लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि वो काट दो तो वो नया बन जाता है, वो कभी वृद्ध नहीं होता है। सर, ये लीवर क्लिनजिंग का जो प्रोसेस आपने बताया था वो बुक में है?
बुक में नहीं है। उसके लिए आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे 299 299 नंबर का जो वीडियो है वो आपको एक बार देख लेना पड़ेगा। और हमने यहाँ लीवर क्लिनजिंग के बारे में बताया हुआ था ना हाँ पूरा। सर, हाँ सर, लिखा है, मैंने लिखा है, टॉपिक ऐसे ही हमने जस्ट लिया पूछ था। रही। हाँ हाँ। सर ये हरी पत्तियों का जो जूस होता है, तो सर वो बारिश के मौसम में तो उसमें बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए सर? देखो, सर्दी की मौसम यानी ठंडी विंटर में आप 3 बार खाओगे तो चलेगा, क्योंकि आपको ज्यादा कैलोरी चाहिए। 3 बार खाना पड़ेगा क्योंकि शरीर के बाहर ठंडक है, शरीर के अंदर गर्मी रखनी पड़ती है। तो ठंडी के मौसम में 3 बार खाओ। अच्छा, गर्मी के मौसम में 2 ही बार खाने के लिए बोला है। 3 बार खाओगे तो परेशान हो जाओगे क्योंकि गर्मी ज्यादा है। और बारिश में तो 1 ही बार खाने के लिए बोला है। 3 बार 2 बार खाओगे तो भी जोखम है। इसीलिए सबसे ज्यादा उपवास कौन से सीजन में होते हैं? बारिश के मानसून। मौसम में। अब क्यों उपवास ज्यादा दिए हुए हैं? क्योंकि पत्तियों के ऊपर भी जीव होगे, जम्स होगे, सब्जी में होगे, फलों में होगे, सब जगह जम्स मिलेंगे। हर भोजन में जम्स मिलेंगे। अच्छा, आप पानी पियोगे तो वो भी जम्स वाला पियोगे। अच्छा, आप श्वास लोगे तो हवा में भी जम्स जाएंगे। तो आपके शरीर में हवा, पानी, खुराक, तीनों रास्ते जम्स ही जा रहे हैं। तो शरीर में जितने जम्स ज्यादा जाएंगे आपको शरीर को नुकसान करेंगे। इससे बचने के लिए कम खाने के लिए बोला है। और वो जम्स से बचने के लिए भगवान हमारी जो सब्जी बनाता है ना, वो भी कड़वी बनाता है। कड़वे करेले और कंकोड़े। क्यों कड़वा भगवान बनाता है? कि आप जो भोजन खा रहे हो, पानी पी रहे हो, हवा ले रहे हो, सब में जम्स जा रहे, वो आपको बीमार न पड़े, इसके लिए आपको कड़वे। मीन सर कड़वे पत्ते के जूस पीने हमें बारिश की मौसम में? नहीं, कड़वी पत्तियों के नहीं पीने हैं। आपको ख्याल क्या रखना है कि आप जो खा रहे हो इसके अंदर जम्स ना हो। इसके लिए आपको उसको अच्छी तरह वॉश करके खाना है। खाने से पहले आपको जोरों की भूख और प्यास होनी चाहिए। जब आपको जोरों की भूख है, जोरों का प्यास लगा हो, तब जाके आप पियोगे ना, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी। अच्छा, मीन्स बारिश के मौसम में हरी पत्तियों को या नमक के पानी में भिगो हाँ, के नमक के वो, पानी के अंदर भिगो के रख या लो तो हाँ, जम्स निकल जाए, उसके ऊपर जो फिर चिपड़ा उसका होती है वो जूस पी निकल सकते हैं जाएगी। ना सर? या तो आपको एक दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था, क्या बताया था? बड़े पत्ते पीने चाहिए, बड़े पत्तों नहीं के नहीं जूस नहीं नहीं, पीने। जम्स को साफ ओजोनाइजर। करने के लिए नमक के पानी के अलावा दूसरे 2 ऑप्शन बताए थे। विनेगर, विनेगर सर, एप्पल ओजोनाइजर। साइडर विनेगर और तीसरा सर ओजोनाइजर। एप्पल ओजोनाइजर। साइडर विनेगर या नॉर्मल विनेगर सर? एप्पल साइडर विनेगर। ओके। और ये सोडा में भी डाल सकते हैं सर, सोडा डाल? ओजोनाइजर, ओजोनाइजर जो होता है ना वो सबसे उत्तम है। क्योंकि ओजोनाइजर जम्स को भी मारता है और जो पेस्टिसाइड होता है उसको भी तोड़ के खत्म कर लेता है। तो बारिश के मौसम में हमको क्या करना है? पत्तियों को नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि इसमें जम्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें सूखे पत्तियों के पाउडर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अब तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हाँ, बिना पत्तियों का कलर ग्रीन रह के आप सुखा सकते हो। ठंडी की मौसम में, गर्मी की मौसम में उसको सुखा के रखो, फिर उसको बारिश के मौसम में उसका इस्तेमाल करो। तो यहाँ हमने क्या देखा कि नमक और तेल दोनों को गर्म करके कैसे नुकसान होता है। इससे बचने के लिए रास्ते में हमने क्या बताया कि आपको
क्या इस्तेमाल करना है? સર આમલાનો પાવડર ને જે સરગવાનો પાવડર ને એવું બધું પી શકાય ને हाँ, અમારે? पी शकाय। अब लीवर क्लींजिंग करना उत्तम है। अब आगे की स्लाइड में क्या बताया है कि तेल के प्रकार, कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे उत्तम तेल है कच्ची घानी का, बेल घानी का। इससे खराब है फिल्टर, इससे खराब है डबल फिल्टर, इससे खराब है रिफाइंड, इससे खराब है डबल रिफाइंड। अब गरम किया हुआ, सेका हुआ, रोस्ट की हुई खारी सींग, सेकी हुई सींग खाने से हार्ट अटैक आ सकता हो, तो आप हर रोज सब्जी बनाने के लिए, तड़का लगाने के लिए तेल कौन सा इस्तेमाल करते हो? डबल रिफाइंड क्वालिटी, उसकी तेल की क्वालिटी डबल रिफाइंड। अच्छा, डबल रिफाइंड कैसे बनता है? डबल यानी दो, रिफाइंड में क्या होता है? फैक्ट्री में 300 डिग्री 2 बार बॉईल किया जाता है। अच्छा, आप मूंगफली के दाने को सेकने के लिए क्या 300 डिग्री गर्म करते हो? नहीं। नहीं। फिर भी वो खाने से हार्ट अटैक आ सकता हो, तो जो तेल फैक्ट्री में 300 डिग्री 2 बार बॉईल हुआ हो, वो डब्बा भर के आपके घर आता है, आप उसी में से तेल निकाल के तड़का लगाते हो। तड़का लगाते हो तो उसका वरार यानी बाप आपकी किचन की छजली और पंखे के पंखों के ऊपर चिपक जाती है कि नहीं चिपक जाती है, चिकास। हम्म। अच्छा, वो चिकास साफ करने के लिए आप सीधा नींबू घिसते हो तो भी जाती है क्या? अब नहीं। ये पंखे की चिकास नींबू घिसने से भी नहीं जाती हो, तो वरार की चिकास नींबू घिसने से भी नहीं जाती है, तो तेल शरीर में जाके क्या करेगा? जो लोग हार्ट अटैक में मर जाते हैं, क्या ऊपर वाला बुलाता है? ऊपर वाला नहीं बुलाता है। उनकी घरवाली ने चम्मच भर भर के तड़का लगा लगा के खिला खिला के मार गिराया है। उनको पता ही नहीं होता है मैंने मेरे घर वाले को मार दिया। आपको लोगों को ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी। भगवान नहीं बुलाने आता है, घरवाली ने खिला खिला के मार दिया है। उनको पता नहीं होता है मैंने मेरे घर वाले को मार दिया। तो आपको हंसी मजाक में ये भी बोलना है कि मैं अधिकारी नेता होता तो ऐसा कानून बनवाता कि जिसका घर वाला हार्ट अटैक में मर जाए उनकी घरवाली को 2 महीने की सजा करो। ऐसी मजाक में बात बोलोगे तो लोगों को याद भी रह जाएगी कि नहीं ये बात सही है। बहनों को ये पता होनी चाहिए तेल कौन सा खिलाना चाहिए, किस तरह खिलाना चाहिए। अब तड़का क्यों लगाते हो? सब्जी टेस्टी करने के लिए। अच्छा, सब्जी टेस्टी करने के लिए आप तड़का लगाते हो तेल का। अच्छा, तेल की चम्मच भर के मुंह में लगाओ, मुंह में रखो, क्या मजा आएगा? तेल अच्छा लगेगा? अच्छा, तो स्वाद किसका है, तेल का है या मसाले का? तो तेल क्यों डाल रहे हो? पता नहीं, ये मम्मी ने सिखाया है, सब्जी बनानी है तो पहले तेल लगाओ, तड़का लगाओ। ये गलत तरीका है। आप बिना तेल का तड़का लगाए बिना भी टेस्टी सब्जी बना सकते हो। सर तो ये आपको सैलेड में जो कच्चा तेल डालते हैं 1 चम्मच, तो हाँ, वो वो अच्छा है। डाल सकते हैं ना? वो कच्चा तेल अच्छा डाल है, सकते गरम हैं? नहीं कर रहे हैं तो अच्छा है। गरम नहीं करना है तेल को। तो ओके। आपको सब्जी अच्छी बनानी है तो तेल की जगह पानी ले लो, अंदर मसाले डाल दो, सब्जी डाल दो, पका दो, फिर खाने के टाइम ऊपर से कच्ची घानी का तेल डालो। आपने मसाले डाले हैं तो अपने आप अच्छी लगेगी, क्योंकि स्वाद तो मसाले का होता है। अच्छा, ये मुर्गी खाने वाले को बोलो बिना मसाले वाली मुर्गी खा के दिखाए। आप बोलना उनको, क्योंकि आजकल लोग बहुत नॉन वेज खा रहे हैं। अब तो गुजराती लोग भी खाने लगे हैं। पूरे इंडिया में राजस्थान और गुजरात दो ही ऐसे स्टेट है जहाँ कम से कम नॉन वेज खाया जाता है। बाकी सारी पूरी दुनिया में, इवन इंडिया के सारे स्टेट में, आप साउथ इंडिया में जाओ, वहाँ के तो ब्राह्मीण जो दिन के अंदर
मंदिर में सेवा पूजा करते हैं और घर जाके खाने बैठते हैं तो चावल और मछली खाते हैं। ब्राह्मण है फिर भी। मुझे तो नवाई लगती है कि ये अपने आप को ब्राह्मण कैसे बोल रहे हैं, मछली खाने वाले लोग। पूरी दुनिया में ये हालत है। लोगों को ये पता नहीं है हमारा शरीर शाकाहारी है मांसाहारी है। ठीक है। तो आज हमने ये 2-3 स्लाइड हमने आज देखी है। ठीक है सर एक बात पूछनी थी। जी। सर वो आप पापा को बीपी है ना, तो मैंने ये पूरा डाइट फॉलो करवाया है। तो अभी वो जब सुबह उपवास करते हैं ना तो बीपी कम रहता है, पर रात को करते हैं तो बीपी मीन्स जो थोड़ा बढ़ जाता है। तो अभी उनको कितना उपवास करवाऊं? नहीं नहीं उपवास करते हैं तब नहीं बीपी बहुत कम हो जाता है। नहीं, उपवास करवाने से बीपी की गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर बीपी की गोली भी बंद है, फिर भी लोअर हो जाता है बीपी बहुत लो, क्योंकि जब से उपवास शुरू किया ना नहीं तब तो से मैं बंद लोअर कर रही हूँ। लोअर हो जाता है, इसका मतलब क्या है, उसके लीवर में से जो कैलोरी एनर्जी उनको खून में मिलती रहनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो तो फिर क्या करें? तो उनको लीवर क्लिंजिंग कराओ। लीवर क्लिंजिंग हो जाए ऐसा भोजन दिया करो। और साथ साथ में उसको जब जब उसका लोअर हो जाए बीपी, उस टाइम हाँ। उसको नारियल पानी जैसे या तो गन्ने के रस जैसी चीजें खिलाया करो। ओके, तो ठीक है इससे क्या सर। है, तुरंत उसको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन वो और सर नेचुरल होना चाहिए। क्या? नेचुरल यानी, नेचुरल, हाँ ओके आप गन्ने का तुरंत। रस खिलाओ तो अच्छा है। लेकिन आप ओके, चीनी में खिलाओगे तो नुकसान है, वो ऐसा नहीं ठीक हो। है। ठीक और है। सर दूसरी बात ये पूछनी थी, ये जो हम्म। हृदय अमृत है, उसमें हाँ वो जो प्रोपोर्शन है वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए या थोड़ा बहुत कम होता है तो नहीं, यहाँ चलता है? देखो इसमें क्या क्या चीज होती है हृदय अमृत टॉनिक में। एक तो अदरक होती है, यानी हाँ। आदू गुजराती हाँ। में कहते हैं। उसका रस निकालना है, पानी डालना नहीं है अंदर, प्योर रस। हाँ। फिर आपको निकालना है लहसुन का प्योर रस, बिना पानी पर वाला। सर लहसुन का नहीं निकलता ना, तो यही तो सबसे अदरक का कठिन है निकल ना। जाता है। आपको इसको मिक्सी तो में वो पीसना कैसे पड़ेगा, निकाले? छन्नी में डाल के छानना पड़ेगा, तब जाके उसका रस निकलेगा। पर मिक्सी में पीसते हैं फिर भी वो एकदम तो वो बारीक नहीं, मीन्स नहीं रस तो निकले वैसा तो नहीं बहुत कम उसमें निकले, पानी? बहुत कम निकलता है। हाँ। हाँ तो ऐसे ऐसे हाँ। करते करते आपको रस निकालना पड़ेगा। अच्छा। तो लहसुन का निकालना है, इसी तरह नींबू का निकालना है बिना पानी वाला। तो ये तीनों हम्म। क्वांटिटी, और चौथा लेना है एप्पल साइडर विनेगर। तो ये चार हम्म। इक्वल हो गए। मान लो आपने 100-100 ग्राम लिया, तो 100 ग्राम लहसुन का, 100 ग्राम आदू का, 100 ग्राम नींबू का और 100 ग्राम एप्पल साइडर, तो 400 ग्राम हो गया। यानी अब ये रस 100 400 ग्राम ग्राम के होना अंदर, चाहिए ना? 400 ग्राम के अंदर रस आपको तो 400 ग्राम शहद डालना है। हाँ, पर अदरक 100 ग्राम ले यानी उसका रस 100 ग्राम नहीं, होना चाहिए? क्वांटिटी आपको जो मिक्स करनी है वो इक्वल क्वांटिटी लेनी है। वो इक्वल होनी चाहिए। हाँ, ये ठीक छिलके है। तो निकाल देने हैं, उसको क्वांटिटी में नहीं गिनने हैं। पर शायद थोड़ी कम ज्यादा हो तो चलता है? 19-20 होगा तो चलेगा, लेकिन चलेगा। 80-20 नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है सर। ठीक है। ओके। ठीक है। अब आज की स्लाइड के बारे में कोई क्वेश्चन हो किसी को तो बोले। और सर एक बात ये कहनी थी, आप जो जो प्रोडक्ट आपके यहाँ मिलती है उसका वो डाल दीजिए ना ग्रुप में, ठीक तो वो चाहिए ठीक पता चले। ठीक। ये ओके। प्रोडक्ट के बारे में भी हम आएंगे लास्ट में, हमारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे उस टाइम। प्रोडक्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और बीमारी के साथ भी सारी काफी प्रोडक्ट ये आ चुकी है। और सर तो ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो भी है, हमें कैसे पता चलेगा? बनवानी पड़ती है या? नहीं, आपको आप बनवाने जाओगे तो महंगी भी पड़ेगी, और कैसे बनाओगे। इससे अच्छा है कि हम जो बनवाते हैं उसी का ही साथ ले लो। ओके। हाँ ठीक। ओके, तो किसी सर को एक बार आज के में टॉपिक के फिर भी रिलेटेड डालते क्वेश्चन है तो बोलो। સાહેબ કાચી સિંગ ખાવા માટે क्या? કાચી સિંગ થી ખરાબ नहीं, काची सिंग खानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और पानी में भिगो के खाओगे तो मेहनत नहीं करोगे तो भी नुकसान नहीं होगा।
बराबर। बरोबर न? हम्म। ठीक है, चलो फिर हम अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।